नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज है नहीं, फिर भी ये बड़ा जो आर्टिकल है ना बीच में, वैसे तो देखो यूक्रेन रशिया वार का जो इशू है बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन बावजूद इसके इस आर्टिकल में ना वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आईआर में आपकी समझ को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकलेंगे ना उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कंपाइल करके विभिन्न आर्टिकल्स के। जैसे देखो दूसरा जो इशू है इंडियन डायस्पोरा से संबंधित है। अभी ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है इंदौर में, तो इंडियन डायस्पोरा की जो इंपॉर्टेंस है उस पर काफी सारे आर्टिकल्स आए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। हिंदू में अभी तक कुछ खास आर्टिकल आया नहीं है, तो आज अलग अलग न्यूज़पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कंपाइल करके ये इशू हम अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में वो पूरी तरह से कवर हो जाए। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हिंदू बिजनेस लाइन का क्या नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। लेकिन देखो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ना ये है यू सगायम। देखो ये आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर के। इन्होंने ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कार्य किया अपने कार्यकाल में। जब देखो ये एसडीएम थे ना 1989 में इन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया, और जब ये एसडीएम थे उसी समय इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा दिया कि भैया आप फेवरेटिज्म कर रहे हो। टी ऑपरेटर्स के साथ मिलके अपने बंदों को टी एस्टेट में शामिल करवा रहे थे डीसी, और इन्होंने डीसी के ऊपर आरोप लगा दिए। इनकी तुरंत ट्रांसफर हो गई। इसके अलावा देखो बाद में सर्विस के दौरान इन्होंने अनेकों अच्छे कार्य किए। जैसे पेप्सी का प्लांट था, वहां पे ना पेप्सी की बोतल्स के अंदर मिट्टी थी, इन्होंने तुरंत उस प्लांट को बंद करवा दिया। सैंड माइनिंग के जो माफिया थे उससे ये भिड़ गए, क्योंकि माइनिंग की वजह से इलीगल माइनिंग चल रही थी, सॉइल इरोजन हो रहा था, नुकसान हो रहा था, भिड़ गए सैंड माफिया से। हालांकि सैंड माफिया ने इनको धमकी दी थी कि फिजिकल वायलेंस हम करेंगे अगर आपने ऐसा किया, लेकिन ये नहीं डरे। लेकिन देखो 2009 में जो इन्होंने किया वो तो एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। आज के समय में कल ही हमने सिविल सर्वेंट से संबंधित करप्शन का इशू डिस्कस किया था। बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं अथाह प्रॉपर्टी जमा करते हैं अपने जीवन काल में और पूरी तरह से छुपा कर रखते हैं, लेकिन 2009 में जब ये डीएम थे ना इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स है ना वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर लिख दी, मतलब लिखवा दी। सबको पता लग गया कि इनके पास क्या प्रॉपर्टी है। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबिटी का इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा एथिक्स में लिखने के लिए। तो देखो जब भी एथिक्स में केस स्टडी आए आप इनका एग्जांपल लिख सकते हो, इंटीग्रिटी के मामले में, प्रोबिटी के मामले में और ट्रांसपेरेंसी के मामले में। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा, और सिलेबस में देखो आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इससे पहले कि हम ये आर्टिकल डिस्कस करें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं ताकि पूरा जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिवली और आसान भाषा में आपको समझ में आए। ये जो वर्ड है ना डायस्पोरा, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आता है जिसका नाम है डायस्पेरो। डायस्पेरो का मतलब है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब बिखराव, बिखरा हुआ। देखो वो भारतीय जो देश भारत से वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, मतलब जिनका भारत से डिस्पर्सन हो गया है, मतलब जिनका भारत से बिखराव हो गया है। कोई देखो भारत से यूएस में है, कोई भारत से ऑस्ट्रेलिया में गया है, कोई गल्फ कंट्रीज में गया है, मतलब ये अफ्रीका है, यहां पे गल्फ कंट्रीज हैं। तो वो भारतीय जो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में डिस्पर्स हो चुके हैं, जिनका बिखराव हो चुका है, वो है इंडियन डायस्पोरा। अब इंडियन डायस्पोरा में भी देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कोई एनआरआई है, कोई पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी में आता है, कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आता है। हालांकि 2015 में सरकार ने इन दोनों कैटेगरीज को मर्ज कर दिया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ गए आप मतलब डायस्पोरा का क्या है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखो भारतीयों का जो बिखराव है वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में कब स्टार्ट हुआ, मतलब कि कब भारत से लोग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर रहने लगे, यह बताइए आप। देखो आज बड़ी संख्या में भारतीय वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन वो एकदम से तो गए नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं कि पिछले 10 सालों में चले गए। वो देखो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में जाना स्टार्ट हुए और ये 3 वेव्स में हुआ। 1883-84 में इसकी शुरुआत होती है। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना,
तो उस समय देखो स्लेवरी पर बैन लग गया था। लेकिन ब्रिटेन, जिसकी वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में कॉलोनीज थी, ब्रिटेन को ना लोगों की आवश्यकता थी काम करने के लिए अपनी दूसरी कॉलोनीज में, और इंडिया में जाहिर तौर पे पॉपुलेशन उस समय भी ठीक ठाक थी, ज्यादा थी, समझ गए। तो ब्रिटेन ना भारत से बहुत सारे लोगों को ले गया अपनी दूसरी कॉलोनीज में। जैसे देखो फिजी में ले गया, कैरेबियन आइलैंड्स में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, वहां पे ले गया, साउथ अफ्रीका में, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में। और ये जो लोग लेके गया ना ब्रिटेन अपनी दूसरी कॉलोनीज में, इनका नाम भी था गिरमिटियाज। ये देखिए, गिरमिटिया मतलब इंडेंचर्ड लेबर, मतलब बॉन्डेड लेबर, जिनके साथ बॉन्ड साइन हो चुका है, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि आप इतने सालों तक काम करोगे लेकिन इसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, समझ गए। तो ये थी फर्स्ट वेव जिसके तहत माइग्रेशन हुआ भारतीयों का वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। इसके बाद बारी आती है दूसरी वेव की। जब देखो भारत आजाद हो गया तो उसके बाद 60s में 70s में बहुत से भारतीय गए कहां पर, गल्फ कंट्रीज में जाना स्टार्ट हुए, क्योंकि वहां पे ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बहुत सारे वेल्स उन्होंने खोद लिए थे जहां से वो तेल निकाल रहे थे। उन देशों में, गल्फ कंट्रीज में इनकम बढ़ गई थी। इस वजह से बहुत सारे भारतीय सेकेंड वेव में गए गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए। तो इसे आप दूसरी वेव कह सकते हो, समझ गए। एक सेकंड, पेन ले लेता हूं मैं यहां पे, हाँ ठीक है। इसके बाद बारी आती है तीसरी वेव की। जब देखो देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना, और इसके बाद बहुत सारे डेवलप कंट्रीज ने अपने वीजा नॉर्म्स आसान करने स्टार्ट कर दिए, तो भारत से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे ना, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो जाना स्टार्ट हुए तीसरी वेव में, जो आज वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। ये तीसरी वेव में गए। और जब देखो तीसरी वेव में जो भारतीय गए थे ना डेवलप कंट्रीज में, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं। जैसे सुंदर पिचाई देख लीजिए आप, सत्य नडेला देख लीजिए, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ के पोस्ट से अब रिजाइन कर चुके हैं। ये तीसरी वेव में गए थे सारे के सारे, समझ गए। तो ये 3 वेव्स ऑफ माइग्रेशन हमने समझी, जिनसे इंडियन डायस्पोरा डेवलप हुआ। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब देश आजाद हुआ था ना, तो ना भारत के लोग इंडियन डायस्पोरा के लोगों को ना अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे। उनको लगता था ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भारत को छोड़ दिया है। एक नफरत का भाव था उस समय इन भारतीयों से। इवन देखो नेहरू को भी यही लगता था कि आपने दूसरा देश चूज किया है तो ठीक है, अब आप ज्यादा हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत कीजिए। नेहरू को शायद यह भी डर था कि अगर देखो वो भारतीय जो दूसरे देशों में चले गए हैं, अगर वो इंडिया के प्रति ज्यादा प्यार व्यक्त करेंगे ना, तो उन भारतीयों पर दूसरे देशों में संकट के बादल आ जाएंगे, जो कि नेहरू नहीं चाहते थे। जैसे देखो कोई भारतीय अगर यूएसए में जाके यूएसए के बजाय भारत को ज्यादा तवज्जो देगा, तो जाहिर तौर पर यूएसए में उस पर शक किया जाएगा। और उस समय यूएसए के साथ आपको पता है रिलेशन उतने अच्छे भी नहीं थे, तो नेहरू नहीं चाहते थे ऐसा हो। लेकिन देखो धीरे धीरे भारत की सरकार को ना, हालांकि जब देखो नेहरू की यह सोच थी, तो उस समय डायस्पोरा के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं गया था, बल्कि उनको थोड़ी नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था कि आपने भारत को अपने हाल पे छोड़ दिया, आप चले गए अच्छी लाइफ के लिए। लेकिन देखो धीरे धीरे जब भारत को महसूस हुआ ना कि इंडियन डायस्पोरा की वैल्यू है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। धीरे धीरे जब सरकार को यह महसूस हुआ उनकी वैल्यू है, तो उनको तवज्जो देनी स्टार्ट की, उनको इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट की। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो स्पेशल एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ी स्कीम्स भी सरकार के द्वारा चलाई गई इंडियन डायस्पोरा के लिए। तो ये एक बैकग्राउंड है जो आपको पता लग गया। अब हम इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। ये थोड़ा डेटा भी है, लेकिन डेटा हम बाद में देखेंगे, पहले एक इंपॉर्टेंस जान लीजिए आप इंडियन डायस्पोरा की। देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, जब भारतीय डायस्पोरा के लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं ना, वो बहुत सारे पैसे घर भेजते हैं। जैसे देखो दिल्ली की कोई फैमिली है, उसका एक फैमिली मेंबर यूएस में जॉब कर रहा है। अब यूएसए में वो जो कमाएगा अपनी फैमिली को वापस दिल्ली में भेजेगा ना, उसकी फैमिली के पास पैसा आएगा और वो खर्च करेंगे, समझ गए। तो इंडियन डायस्पोरा से ना भारत को बहुत ज्यादा रेमिटेंस मिलती है। अब देखिए आप ये वाला देखिए,
$89 बिलियन की रेमिटेंस इंडिया को प्राप्त हुई 2021 में, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इंडिया के बाद नंबर आता है मैक्सिको का $54 बिलियन, फिर चाइना का $53 बिलियन। यानी इंडिया वो देश है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करता है पूरे वर्ल्ड में। समझ गए? इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत सारे जो भारतीय हैं, अब जैसे यूएस में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वो देखो उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करने में। जब देखो यूएस इंडिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो रहा था ना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारी रुकावटें थी इस एग्रीमेंट के साइन होने में। लेकिन देखो वो भारतीय जो यूएस में रह रहे थे, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, उन्होंने यूएस की सरकार को बोला कि भैया साइन कर लीजिए, बहुत सही एग्रीमेंट है। मतलब उन्होंने ना दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम किया, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो जो ये इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ना, ये ब्रिज डिप्लोमेसी में काफी सहयोग करते हैं। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आंसर में लिखने के लिए, ब्रिज डिप्लोमेसी। एग्जांपल भी है सिविल न्यूक्लियर डील। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट लाते हैं इंडियन डायस्पोरा के लोग। देखो वैसे तो इंडिया में आपको पता है अनेकों तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन ये जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ना, चूंकि इनका इंडिया के साथ स्पेशल लगाव होता है, उनका एक पास्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, बहुत बार लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। मतलब वो इंडिया में एक बेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रहती है। तो ये फायदा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया की सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करना। देखो वो भारतीय जो अब दूसरे देशों में रहते हैं, वो इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर को दूसरे देशों में स्प्रेड करते हैं। जैसे देखो योगा है, योग है, आयुर्वेद है, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म है, बॉलीवुड है, भारत का खाना पीना है, कपड़े हैं, इन सब चीजों को वो दूसरे देशों में उनके बारे में बताते हैं, तो इंडिया का कल्चर स्प्रेड होता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब देखो कोई आपदा आ जाती है देश में, भगवान ना करे आए, लेकिन आ जाती है, जैसे केरल में फ्लड्स आ गई थी, तो उस समय जो गल्फ कंट्रीज में केरल से लोग गए थे ना, उन्होंने बहुत पैसे भेजे यहां पर केरल में अपनी रह रही फैमिलीज के लिए, या फिर इवन जनरल भी, जो जैसे प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड होता है, सीएम का रिलीफ फंड होता है, उनमें बहुत सारे पैसे आए। तो जब भी आपदा आती है तो इंडियन डायस्पोरा के लोग आगे आते हैं हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, जब देखो भारतीय डायस्पोरा के लोग वापस इंडिया में आते हैं टूरिज्म के लिए या फिर अपने परिवारों से मिलने के लिए, यहां पे वो बहुत खर्च करते हैं, टूरिज्म इंक्रीज होता है। और 2-3 दिन पहले आपको याद होगा हमने टूरिज्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। तो वो यहां पे आते हैं, खर्च करते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, देश की इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, देश की इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। सबसे लास्ट में देखो भारत का जो डायस्पोरा है दूसरे देशों में, वो भारत का नाम भी रोशन करता है। ये सारे नाम मैंने आपको लिए ना, गोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, ये भारत का नाम रोशन कर रहे हैं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में। समझ गए? ये भी भारत का फायदा होता है, इंडिया की जो इमेज है वो चमकती है। अब देखो यही भारतीय जब वापस इंडिया में आते हैं हेल्प भी तो करते हैं, जैसे सुंदर पिचाई टाइप के लोग हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग के लीडर्स हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, वो भारत की हेल्प करते हैं। आप कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, नॉलेज ट्रांसफर में, ये भी एक पॉइंट है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इवैक्यूएशन पॉलिसी। जब देखो आपको पता है जैसे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ गए, सिविल वार स्टार्ट हो गया, इराक से भारतीयों को इवैक्यूएट करना है क्योंकि वहां पे क्राइसिस आ गए। तो देखो भारत की ना कोई एक कॉन्क्रीट इवैक्यूएशन पॉलिसी नहीं है, कैसे उन भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए और कैसे इवैक्यूएट करके उनको यहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए। क्योंकि इतने सारे भारतीय मान लीजिए उस देश में काम कर रहे थे, एकदम से उनको इवैक्यूएट करके लाना पड़ा। जैसे कोविड-19 के दौरान हुआ था, इवैक्यूएशन तो नहीं हुआ था, लेकिन महामारी के कारण बहुत से भारतीय जो दूसरे देशों में काम कर रहे थे लौट के भारत में आ गए। अब उनके पास जॉब नहीं है, समझ रहे हो? तो यह दिक्कत है कि इवैक्यूएशन पॉलिसी नहीं है, और इवैक्यूएशन हो जाए तो उसके बाद में रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डायस्पोरा। अब देखो यार ये गलत चीज है। जो अमीर लोग हैं ना डायस्पोरा में, उनको तो बड़ी इज्जत मिलती है, बेचारे बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब वाले भी तो हैं जो विदेश में जाके किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ना, उनके साथ ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनको इक्वल नहीं माना जाता है। तो डायस्पोरा है ना यार, अमीर गरीब के बीच में फर्क तो मत महसूस करो ना। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्लोडाउन। वही बात है कि अगर देखो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया
तो भी बहुत सारे जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं वापस भारत में आएंगे, इसके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये चैलेंज है। नेक्स्ट, कंपटीशन विद अदर कंट्रीज। देखो बहुत सारे ये ऐसे देश जो है ना, जैसे फिलीपींस हैं, वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहां से भी बहुत सारे जो लोग हैं ना दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, तो इनके साथ इंडिया का कंपटीशन रहता है। अगर देखो ऐसे ऐसे देशों की संख्या बढ़ेगी, अगर इन देशों में जो हमारे इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं ज्यादा स्किल्ड वाले लोग होंगे, अगर उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आसानी से वहां के लोग डेवलप कंट्रीज में जाके काम कर सकें, तो भारतीय ज्यादा नहीं जा सकेंगे फिर, तो कंपटीशन है दूसरे देशों से। नेक्स्ट है राइजिंग इंसिडेंस ऑफ हेट स्पीच एंड क्राइम। देखो अक्सर हम ऐसे देखते हैं कनाडा में, जैसे कनाडा में या फिर यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर हमले होते हैं, रेसिज्म देखने को मिलता है, इंडियंस के खिलाफ हेट देखने को मिलती है, तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंटी ग्लोबलाइजेशन। जैसे देखो ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो वो बोलते थे कि नहीं ग्लोबलाइजेशन गलत है, वो अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात बोलते थे, उन्होंने ट्रेड कम कर दिया था दूसरे देशों के साथ। जब कोविड-19 की महामारी आई तब भी देखो एकदम से बॉर्डर्स बंद हो गए। तो आज के समय में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो ग्लोबलाइजेशन को खराब मानते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नफरत बढ़ी तो फिर देखो उन भारतीयों को फिर से भारत में आना पड़ेगा और भारत से कम भारतीय बाहर जा सकेंगे, इंडियन डायस्पोरा डेवलप नहीं होगा आगे फिर फर्दर ज्यादा। एडवर्स लोकल लॉज। एडवर्स लोकल लॉज जैसे देखो नीताकत लॉ है सऊदी अरेबिया का, उसमें क्या है, वो सारी कंपनीज जिसमें 9 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, उन कंपनीज में, उन फर्म्स में एक निश्चित परसेंटेज ऑफ सऊदी अरेबिया के लोगों को जॉब देनी होगी। परसेंटेज फिक्स कर दी कि अगर आपकी फर्म 9 एम्प्लॉय से ज्यादा की है तो इतने परसेंट सऊदी अरेबिया के लोगों को आप जॉब में रखो, इतने परसेंट बाहर के लोगों को जॉब में रख सकते हो। समझ गए? तो ये चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप प्रोसीजर आसान बना दो। भारतीय डायस्पोरा के लोग भारत में विजिट करने के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें फील गुड हो, प्रोसीजर आसान बनानो, कस्टम क्लियरेंस आसानी से मिल जाए, ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में तो उनके फंड्स की एंट्री आसानी से हो जाए, ये आप इंश्योर करो। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करो, उन पर भी उतना ही ध्यान दो जितना आप बाकी स्किल्ड प्रोफेशनल्स पे देते हो। जैसे देखो बहुत बार ना ब्लू वर्कर्स है इंडिया से, मतलब बहुत सारे भारतीय जाते हैं दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करने के लिए, अब वहां पे उनका शोषण होता है, उनका पासपोर्ट उनसे छीन लिया जाता है। तो इसके लिए ना आप गल्फ कंट्रीज के साथ जहां पे सबसे ज्यादा जाते हैं उनके साथ स्टैंडर्ड लेबर एग्रीमेंट्स, लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करो, और भारतीय जो मिशंस हैं उनको बोलो कि आप ऐसे वर्कर्स को मॉनिटर करते रहें कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो, कहीं इनका शोषण ना हो, ऐसी चीजें आप करो। नेक्स्ट है टूरिज्म आप प्रमोट करो। जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनकी सेकंड जनरेशन जो यहां पे आके विजिट करना चाहती है उनको बताओ भैया यहां पे विजिट कीजिए, आप अपने रूट से फिर से जुड़िए, तो और ज्यादा पीआईओ इंडिया में आएंगे, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे फायदे होंगे। नेक्स्ट है देखो वो भारतीय डायस्पोरा के वो लोग जो अभी सीनियर पोजीशंस पर हैं वर्ल्ड की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, उनकी हेल्प लो, उनको बोलो कि देखो भारत से आप बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग आप भारत पे छोड़ सकते हो, भारत की कंपनीज पे छोड़ सकते हो। और देखो जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं ना उनके लिए अलग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोविजन किया जा सकता है। अगर आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, टैक्स लॉज अलग हैं, स्पेशल रियायतें हम देंगे आपको ताकि आप सेज में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट कर सको। समझ गए? और लास्ट में एक पॉइंट है, देखो वो डायस्पोरा के लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सरकार रिलीज कर सकती है ताकि वो उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये हमने वे फॉरवर्ड में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन डायस्पोरा से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो आईआर से संबंधित है। वैसे देखो आर्टिकल का नाम तो है लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वार, लेकिन जो पॉइंट्स निकलेंगे ना इस आर्टिकल से वो वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित निकलेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो रशिया यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कब तक ये युद्ध चलेगा, रशिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया और अभी क्या उनके पुतिन के माइंड में चल रहा है। इन सब पॉइंट्स पे देखो अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। शुरू में देखो ये हुआ था, इनिशियली रशिया की फोर्सेस यूक्रेन के अंदर गई
और ऐसा लग रहा था, इवन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह डर भी जाहिर किया था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी मदद नहीं की तो बहुत जल्द रशिया का यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन देखो, पुतिन ने ना यूक्रेन की नेशनलिज्म को मिसकैलकुलेट कर लिया। यूक्रेन में जो नेशनलिज्म है वो एकदम से इमर्ज होके आया। इनिशियल जो थ्रस्ट था ना, इनिशियल जो हमला था ना रशिया का यूक्रेन के ऊपर, उसे यूक्रेन झेल गया। उसके बाद तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने हर एक महीने में यूक्रेन की मदद स्टार्ट कर दी, पैसों से। इवन देखो, जो सिंपैथी थी पूरे वर्ल्ड की, ऑलमोस्ट सभी देशों की, वो यूक्रेन के साथ आ गई, हथियार दिए गए। तो इन सब चीजों की सहायता से ना यूक्रेन ने अच्छे से रशिया के अगेंस्ट वार लड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद देखो, रशिया की जो फोर्सेस थी उन्होंने रिट्रीट करना स्टार्ट किया। और जब रशिया की फोर्सेस रिट्रीट कर ही रही थी तो यूक्रेन के 4 प्रोविंसेस को रशिया ने अपने में मिला लिया, यानी बातचीत की जो संभावना थी वो भी खत्म हो गई। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया जल्दी से। अब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जिसके कारण हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस समय पूरा वर्ल्ड 2 बड़ी पावर्स के बीच में एक प्रकार से डिवाइड हो गया था। हालांकि नॉन जो नैम की मूवमेंट थी वो भी चल रही थी, लेकिन 2 बड़े ग्रुप थे। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। लेकिन देखो, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990-91 में, तो वर्ल्ड में बच गई सिर्फ एक पावर जिसका नाम था यूएसए। वर्ल्ड में ना इस प्रकार से हायरार्की बन गई जिसमें सबसे ऊपर आता था यूएसए। यूएसए अपनी बात मनवाने लगा, अपने रूल्स इस्टेब्लिश करने लगा वर्ल्ड में, समझ गए। इवन बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी यूएन जैसी, वो भी यूएस के इशारों पर काम करने लगी। तो ये जो टाइम था ना वो था यूनिलेटरलिज्म का। यूनिलेटरलिज्म मतलब एक देश अपने हिसाब से काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्डर है वो उसके हिसाब से चल रहा है। ये था यूनिलेटरलिज्म। लेकिन देखो, जैसा कि फॉरेन पॉलिसी सेकुलर्स मानते हैं, वर्ल्ड में देखो यूनिलेटरलिज्म लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता, और वही हुआ। यूएसए का जो यूनिलेटरलिज्म था वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हुआ। आप ये देखिए, यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया, यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। इवन यूएसए का जो दुश्मन था ईरान, उसने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया। उसने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, हौथी रिबल्स को सपोर्ट किया, यानी वेस्ट एशिया में मिलिटेंसी को सपोर्ट किया गया ईरान के द्वारा, समझ गए। अभी तो देखो सऊदी अरेबिया भी यूएस के हाथ से निकलता जा रहा है, जो पहले यूएसए का एक अच्छा एलाय था। इवन रशिया, देखो आप मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं, रशिया यूक्रेन में युद्ध हार रहा है, लेकिन देखो रशिया ने एक नाटो एलाय के ऊपर वार किया बिना डर के। क्या यह कम है? यह बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस के यूनिलेटरलिज्म को। इवन देखो चाइना की आप बात कर लीजिए, किस प्रकार से चाइना की जो मिलिट्री है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, जो यूएस को चैलेंज कर रही है। ये सारी चीजें जो हैं वो बताती हैं कि यूएस का जो यूनिलेटरलिज्म है वो खत्म हो चुका है, जो इमर्ज होके आया था 1990-91 के बाद में, यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। अब देखो पॉइंट ये आता है, अभी कौन सा ऑर्डर आएगा? एम्बिग्विटी है। कोई बोलता है फिर से बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें 2 पोल होंगे, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ चाइना। दूसरे लोग ये बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होकर आएगा जिसमें कई सारे पोल्स होंगे, जैसे इंडिया एक पोल होगा, जापान एक बड़ी पावर होगा, चाइना बड़ी पावर होगा, और ये आपस में कभी कोऑपरेट करेंगे, कभी टकराएंगे, समझ रहे हो। लेकिन देखो आज के आर्टिकल में राइटर कहते हैं अभी ना पूरी तरह से एम्बिग्विटी है, संदिग्ध अभी वर्ल्ड ऑर्डर है कि कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या होगा हमें देखना होगा। जैसे देखो यूएस जो है ना वो पता है कि यूनिलेटरलिज्म का जो युग है वो तो अब खत्म हो चुका है, तो इसीलिए ना यूएस कोल्ड वार से सीख रहा है। कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था याद कीजिए, कोल्ड वार के दौरान ना प्रॉक्सी वार बहुत ज्यादा चलते थे। जैसे देखो यूएसएसआर ने ना उस समय 1979 में अपनी फोर्सेस भेजी, बताइए कहां पे भेजी थी? अफगानिस्तान में भेजी थी। और यूएस ने क्या किया? यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलके मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो। 1979 में रशिया की फोर्सेस गई थी अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, लेकिन उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो मुजाहिदीन विरोध कर रहे थे ना, उसको यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पैसा दिया, हथियार दिया। तो रशिया, यूएसएसआर की जो फोर्सेस थी ना वो ब्लीड कर रही थी उस समय, बहुत खून उनका बह रहा था, बहुत उनके जवान मारे गए, और यही चीज खेली गई
रशिया के द्वारा जब यूएस की फोर्सेस गई अफगानिस्तान में। अब देखो फिर से एक बार यूएसए जो है ना वही गेम रशिया के साथ खेल रहा है यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं, लेकिन यूएस पैसा दे रहा है यूक्रेन को, यूएस हथियार दे रहा है यूक्रेन को। ब्लीड कौन कर रहा है? रशिया की फोर्सेस। इसे कहते हैं प्रोक्सी वार। समझ गए? यूएस प्रोक्सी वार खेल रहा है रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में। डायरेक्ट नहीं खेल रहा है, पैसे दे रहा है यूक्रेन को, क्योंकि वो उसे पता लग गया है कि डायरेक्ट अब हम युद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट युद्ध करने में फायदा नहीं है। और इसके बाद देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है कि जो बड़ी पावर्स है ना कुछ चीजों को समझती नहीं है। यूएस ने वियतनाम के खिलाफ युद्ध किया, अपनी फोर्सेस को वियतनाम में भेजा। क्या वियतनाम से जीत का यूएस? नहीं। बहुत सारे जवान यूएस के मारे गए, क्योंकि देखो वियतनाम में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यही गलती यूएस ने की अफगानिस्तान में। 20 साल तक युद्ध किया, क्या अफगानिस्तान से जीत का? नहीं जीत का। लेकिन देखो रशिया ने भी वही गलती दोबारा से कर दी। रशिया ने अपनी फोर्सेस भेज दी यूक्रेन में। रशिया ने यूक्रेन के नेशनलिज्म को मिस कैलकुलेट किया, जैसा आर्टिकल के शुरुआत में मैंने आपको बताया। बड़ी पावर्स देखो गलतियों से सीखते नहीं हैं, वही गलती बार बार वो रिपीट करते हैं। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही गलती रशिया ने फिर से क्रिएट कर दी। अब देखो आगे ना चाइना के संदर्भ में बोला जाता है। ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है चाइना का क्या होगा? चाइना को देखो इससे बहुत फायदा हुआ है, वो तो आप भी समझ रहे हो चाइना को फायदा हुआ है। देखो ताइवान को लेके ना यूएस और चाइना इन दोनों के बीच में भी ना टकराव आ गया था। यूएस की जो स्पीकर है ना नैन्सी, वो गई थी वहां पे ताइवान में, चाइना ने विरोध किया था। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स भी की थी ताइवान के नजदीक। बाइडेन ने साफ कर दिया कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, ताइवान का साथ देंगे। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि यूएस ताइवान का साथ दे। चाइना चाहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है, हम आज नहीं तो कल इसे पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे चाइना में। देखो वैसे ना एक चीज आपको बताऊं, यूएस अफगानिस्तान छोड़ के गया था। क्यों छोड़ के गया था? यह बोला गया था कि हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं चाइना पर, क्योंकि आज के समय में चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो हमें चैलेंज कर सकता है। समझ रहे हो? लेकिन हुआ क्या? यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया, उसके बाद यूएस की पूरी एनर्जी यूरोप पर आ गई। समझ रहे हो? पूरी की पूरी एनर्जी यूएस की यूरोप पर आ गई और चाइना से ध्यान हट गया। अब देखो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ना एक चीज ये बोलते हैं, अगर रशिया ने यूक्रेन युद्ध जीत लिया ना, तो जो जी जिनपिंग है ना, उनकी जो विल है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ताइवान को चाइना में इंटीग्रेट करने की। लेकिन अगर रशिया वार हार गया तो शायद जी जिनपिंग को भी डर लगेगा कि जैसे रशिया हार गया, हमने कोशिश की तो हम भी हार जाएंगे। तो इसलिए यूएस का यह मानना है कि यूक्रेन वार का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट आर्टिकल। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है वो भी इंटरेस्टिंग है, नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। और आप जीएस पेपर 3 के इतने सारे टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग है क्या? जैसा देखो नाम से ही जाहिर है, वो फार्मिंग जिसमें देखो सिंथेटिक इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंथेटिक इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सारी जो सिंथेटिक चीजें हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे देखो नेचुरल फार्मिंग है ना, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्रॉप रोटेशन, बार बार आप क्रॉप को रोटेट कीजिए ताकि सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इंटरक्रॉपिंग, 2-3 फसलों को एक साथ उगा दो साथ साथ। तीसरे नंबर पे कंपोस्ट का इस्तेमाल करो, जो नेचुरल जो खाद है ना उसका इस्तेमाल करो। जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ जाता है वो अगर खेती में इस्तेमाल होना कंपोस्ट की फॉर्म में, तो सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाती है। काफी सारी एडवांटेजेस हैं अगर नेचुरल फार्मिंग ज्यादा होती है तो। सस्टेनेबल अप्रोच है, मतलब सोइल को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, साथ के साथ पोल्यूशन कम होगा, किसानों की इनकम इंक्रीज होगी, छोटे किसानों की। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते महंगा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, महंगा सीड्स खरीदने के लिए, तो वो नेचुरल फार्मिंग की सहायता से पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम को सस्टेन कर सकते हैं। उसके बाद पोल्यूशन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा नेचुरल फार्मिंग से, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी में भी मदद करती है नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि कम से कम छोटे जो किसान है वो कुछ तो पैदावार करेंगे ना। तो ये सारे फायदे हैं नेचुरल फार्मिंग से। लेकिन देखो नेचुरल फार्मिंग के ना चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं।
नेचुरल फार्मिंग में। जैसे सबसे पहला चैलेंज तो ये है, ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ेगी।